धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे सहकारिता और खास सुरक्षा की मांग पर चर्चा देने के लिए समय देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कोऑपरेटिव पे पहले विचार व्यक्त कर रहा हूँ और इसमें मैं ज़्यादातर कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज की बात करना चाहूँगा, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन किए जाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन किए जाते हैं, उस पर विभाग का क्या कंट्रोल है, क्या रेगुलेशन है। पिछले 50-60 वर्षों से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित होते हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस स्थापित होते हैं, कॉलेजेस स्थापित होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार विभाग का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ना कोई ईयरली कोई रेगुलेशन बनते हैं, ना ऑडिट होती है। और जिस तरह से समाज के कमज़ोर तबके के या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं और वो बहुत सारा लाभ कमाते हैं, उस लाभ का वो उपयोग कैसे करते हैं, फंड्स का क्या दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही उपयोग करते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ बैंक्स का जो हुआ था, और कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर एक्टिविटीज़ करने का था। तो जितनी भी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जितने भी कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस चल रहे हैं, इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसके लिए एक विशेष सेल गठित करें और इस पर बहुत रेगुलेशन की ज़रूरत है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे हैं, और गवर्नमेंट भी सोसाइटी एक्ट के तहत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चलते रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जो है, राज मैस जो है, वो उसी का ही स्वरूप है। लेकिन कोऑपरेटिव विभाग का क्या कंट्रोल है, क्या रेगुलेशन है, इसको देखने की जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव जो बैंक्स का अगर मैं कहना चाहूँ, हम सब जानते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो क्रेडिट से डिप्राइव्ड है और उसके इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए हैं। किए भी गए हैं तो आप जानते हैं कितनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, कितने जो है भ्रष्टाचार, कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं। और समय समय पर मैं बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, आरबीआई ने इसी के तहत, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव, तो आरबीआई का रेगुलेट कंट्रोल नहीं था। फिर 2002 में एक संशोधन हुआ, फिर 2020 में एक संशोधन लेके आए और आरबीआई ने कुछ सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में यह था कि इसको पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और कोऑपरेटिव बैंक्स आज भी, मैं कहना चाहूँगा, आज भी जो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो आईटी का प्रयोग है, उसको उपयोग नहीं करना चाहते। आप स्वयं जानते हैं मंत्री जी, आपने कार्रवाई भी की है कि वो जानबूझकर नहीं करना चाहते। जो घोटाला होता है ऋणों में, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे भील साहब, ये सही है, लोन किसी के नाम से उठा कोई रहा है और करोड़ों के घोटाले। अब उसमें कौन नेक्सस है, ये जांच का विषय है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक लोग हों, चाहे वो अफसर्स, बैंक के अफसर्स हों, और क्या कारण है, इस सिस्टम, इसका डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है। एक परिवारवाद चलता है, बाहुबलीवाद चलता है, इसको भी देखने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसकी जो परिकल्पना की गई थी, आज भी कोऑपरेटिव जो फॉर्मेट है वो सबसे उपयुक्त मानता हूं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के आधार पर कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस और कोऑपरेटिव बैंक्स का संचालन किया जाए। लेकिन आप स्वयं जानते हैं, बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंक्स के ऑफिसर्स के घोटाले आपने स्वयं भी जांच करवाई है, इनको देखने की जरूरत है। एक मैं कहना चाहूंगा कि आरबीआई ने जो 2020 में सिफारिश की थी, उनको दिखवाइए, और इस पर एक वर्किंग ग्रुप मैं कहना चाहूंगा, इसको जरूरत है। एक आप इनिशिएट लीजिए और एक पूरी कोऑपरेटिव जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेज हों और चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हैं, क्या और सुधार किए जा सकते हैं। और उन सुधारों में प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी रहे, टेक्नोलॉजी का। आज भी आप देखिए कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में, आप जानकारी दे सकते हैं अपने आंसर में कि कितने बैंक आज भी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को, अभी भी बहुत सारी शाखाएं ऐसी हो सकती हैं जो उसका प्रयोग नहीं कर रहे। आज भी ऐसे नए कोऑपरेटिव बैंक के प्रयोग हैं जो अपनी ये लाभ बढ़ा सकते हैं। अभी वो ट्रेडिशनल करते हैं, जमा करना, ऋण करना। इनकी बहुत सारी ऐसी बैंकिंग एक्टिविटीज हैं जो कमर्शियल बैंक्स करती हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स करती हैं। उन एक्टिविटीज को भी कोऑपरेटिव बैंक के दायरे में लाया जाए। और पर्सनल्स का जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं, अभी आप एपेक्स के माध्यम से जो 3 ढांचा है उसके माध्यम से करते हैं और किस स्तर पर होते हैं आप जानते हैं। ये जो सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, इसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों को लें।
ये कैडर को डिफाइन करके कर रखा है तो बहुत अच्छा है। इस कैडर को डिफाइन करिए, उस कैडर के अनुसार क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अभी भी प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स नहीं होते, बैंकिंग के बारे में नहीं समझते। जो क्लरिकल स्टाफ आता है या जो उससे ऊपर का कैडर का स्टाफ है, मैनेजर से आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार नियुक्त कर देते हो बैंकों में, आप इसके लिए अलग कैडर बनाइए। व्हाई नॉट, लाइक एमबीए ग्रेजुएट्स, IITians, ये लोग क्यों नहीं आ सकते? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उनमें क्यों नहीं एक कैडर जो है, जैसे जिस तरह से आप कॉमर्शियल बैंक में रिक्रूटमेंट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो करता है। आपका कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है, लेकिन उनकी जो पैरामीटर्स हैं अभी बैंकिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहूंगा, इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है। एक मैं कहना चाहूंगा, NPA आज बार बार सरकार को चुकाना पड़ता है और हर किसान मांग करता है कि मेरे ऋण माफ किए जाए। तो NPA की समस्या को मुक्त होने के लिए, उस समस्या से मुक्त होने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो वाइडर और एरिया है, न्यू एरिया है बैंकिंग एक्टिविटीज के, उनको कोऑपरेटिव बैंक में प्रवेश दिलाया जाए, उनको बाध्य किया जाए। केवल ये नहीं है कि भाई ऋण दे दिया जाए और बस इतनी हो गई, इसको भी रखे। मैं माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय एक और बात कहना चाहूंगा, इसकी जो जरूरत है, आपने भरतपुर का भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वहां गत वर्षों में जो है उस रीजन में बैंकिंग के काफी, कोऑपरेटिव बैंक में काफी घोटाले हुए, उनकी जांच कराएं और मांग भी हुई थी। मैं तो चाहूंगा कि आप उस जांचों को ACD को भेजिए, मालूम तो पड़े। कर्मचारी जिम्मेदार है तो उनको सजा मिलेगी, और कोई जिम्मेदार है तो उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से नेक्सस बन गया है चुनावों में, आप जानते हैं किस तरह का खेल होता है। क्यों होता है वो चुनावों में खेल? इसी वजह से होता है। तो इस प्रवृत्ति को खत्म किया जाए, यही मैं कहकर के धन्यवाद कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। श्री डूंगर राम जी गेदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे